नमस्कार, देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ सुपरफास्ट 100 में मैं हूं आपके साथ अंजू सिंह और आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। और चलिए आज के सुपरफास्ट 100 की शुरुआत करते हैं टीम इंडिया की पाकिस्तान पर शानदार जीत से। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान पर धमाकेदार जीत दर्ज की। अपने पुराने प्रतिद्वंदी को टीम इंडिया ने 7 विकेट से पटखनी दी। जीत के लिए मिले 138 रन के टारगेट को भारत ने 9 गेंद बाकी रहते ही हासिल कर लिया। 22 रन देकर 2 विकेट हासिल करने वाले अमित मिश्रा को मैन ऑफ द मैच चुना गया। अमित मिश्रा ने शानदार बल्लेबाजी कर रहे अहमद शहजाद और शुएब मलिक को पवेलियन की राह दिखाई। इससे पहले टॉस जीतकर भारत ने गेंदबाजी का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 130 रन बनाए और भारत के सामने जीत के लिए 131 रन का टारगेट रखा। पाकिस्तान की ओर से सबसे ज्यादा रन उमर अकमल ने बनाए। अकमल ने 30 गेंदों पर 33 रन की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 2 चौके भी लगाए। अहमद शहजाद ने 22 जबकि कप्तान मोहम्मद हफीज ने 15 रन बनाए। शाहिद अफरीदी कमाल नहीं दिखा सके और केवल 8 रन बनाकर आउट हो गए। भारत की ओर से सबसे सफल गेंदबाज अमित मिश्रा रहे, जिन्होंने 4 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेट लिए। भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी और रविंद्र जडेजा ने एक एक विकेट झटका। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से विराट कोहली ने नाबाद 36 रनों की पारी खेली। विराट ने 32 गेंदों पर 4 चौके और एक सिक्सर की मदद से ये रन बनाए। विराट भारत की तरफ से सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। पाकिस्तान के खिलाफ मैच की जीत में सुरेश रैना का भी जबरदस्त योगदान रहा। रैना ने 28 गेंदों पर नाबाद 35 रनों की पारी खेली। इस दौरान रैना ने 4 चौके और एक छक्का लगाया। रैना ने कोहली के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 66 रनों की मैच विनिंग साझेदारी की। 131 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत की सलामी जोड़ी ने शानदार आगाज किया। पहले विकेट के लिए रोहित शर्मा और शिखर धवन ने 54 रनों की मजबूत साझेदारी की। रोहित ने 24 रन बनाए, जबकि शिखर धवन ने 30 रनों की पारी खेली। हिंदुस्तान की कल की पाकिस्तान पर जीत वर्ल्ड T20 मैचों में चौथी जीत है। इससे पहले के 3 मैचों में भी पाकिस्तान को पटखनी मिली है। पहले वर्ल्ड T20 में 2 बार पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने हराया था, तो चौथे T20 वर्ल्ड कप में भी भारत से मात खा चुका है पाकिस्तान। T20 वर्ल्ड कप में भारत का अगला मुकाबला पिछली बार की वर्ल्ड चैंपियन वेस्टइंडीज से होगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच ये मुकाबला कल शाम 7 बजे शुरू होगा। ग्रुप 2 का ये मुकाबला ढाका में खेला जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत के बाद देश भर में जश्न का माहौल देखने को मिला। देश के कई शहरों में टीम इंडिया की जीत के बाद जमकर आतिशबाजी की गई और लोगों ने सड़कों पर उतरकर मिठाइयां बांटी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। करीब 11:30 बजे वो मध्य प्रदेश के मंडला पहुंचेंगे। यहां वो तेंदुपत्ता चुनने वाली आदिवासी महिलाओं से मुलाकात कर उनसे बातचीत करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी यूपी का रुख करेंगे। यहां वो पहले पहुंचेंगे, फिर फुर्सतगंज होते हुए राहुल प्रतापगढ़ जाएंगे। यहां पर करीब 3 बजे रामलीला ग्राउंड में रैली को संबोधित करेंगे। प्रतापगढ़ की रैली में राहुल के मंच पर वहां की कांग्रेस उम्मीदवार रत्ना सिंह, जौनपुर से प्रत्याशी और फिल्म स्टार रवि किशन भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा फूलपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार और क्रिकेटर मोहम्मद कैफ भी रैली में शामिल होंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह ने पार्टी से नाराज होकर निर्दलीय मैदान में उतरने का फैसला किया है। राजस्थान के बाड़मेर से टिकट नहीं मिलने से नाराज जसवंत सिंह 23 मार्च को बाड़मेर पहुंचेंगे और 24 मार्च को निर्दलीय पर्चा दाखिल करेंगे। जसवंत ने बाड़मेर से टिकट की मांग की थी और नहीं मिलने पर निर्दलीय ही चुनाव लड़ने की उन्होंने धमकी भी दी थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें दरकिनार करते हुए कर्नल सोनाराम चौधरी को टिकट दे दिया है, जो हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं। जहां तरफ जसवंत बाड़मेर पर अड़े हुए थे, वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सोनाराम को टिकट दिलवाने के लिए डटी हुई थी। दरअसल टिकट का भरोसा देकर ही वसुंधरा ने सोनाराम को बीजेपी में शामिल करवाया था और जीत वसुंधरा की हुई। जसवंत सिंह फिलहाल दार्जिलिंग से सांसद हैं और वो बाड़मेर से भी सांसद रह चुके हैं। जसवंत चाहते थे कि वे अपना आखिरी लोकसभा चुनाव अपने गृह क्षेत्र बाड़मेर से लड़े, लेकिन पार्टी ने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें बाकी तेवर अपना लिए। जसवंत निर्दलीय चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं, तो वहीं बीजेपी ने उन्हें मना लेने की बात कही है। बीजेपी प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने कहा कि जसवंत सिंह बड़े नेता हैं और पार्टी उन्हें मना लेगी। जसवंत सिंह को मनाने की कोशिशें तेज हुई हैं। उन्हें प्रलोभन देने की भी कवायद शुरू कर दी गई है। सूत्रों की माने तो जसवंत के बेटे मानवेंद्र सिंह को मंत्री पद देने की बात भी की गई है। जसवंत सिंह को बाड़मेर से टिकट नहीं दिए जाने पर उनके समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा है। गुस्साए लोगों ने वसुंधरा राजे और बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी का पुतला फूंककर विरोध जताया। इन लोगों ने सड़कों पर लगे मोदी के पोस्टर भी फाड़ दिए।
जिस मंत्री नहीं, बीजेपी नेता उमा भारती भी पार्टी से नाराज है। सूत्रों के मुताबिक उमा ने राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखकर भोपाल से टिकट मांगा था, लेकिन उन्हें झांसी से उम्मीदवार बना दिया गया। ऐसी भी खबरें हैं कि उमा ने शिवराज सिंह चौहान को फोन कर भोपाल से चुनाव लड़ने की इच्छा भी जताई है। उमा के भोपाल से टिकट मांगने की खबरों को तब और बल मिला जब वो नागपुर पहुंची। खबरें आई कि वो भोपाल से टिकट हासिल करने के लिए संघ के जरिए दबाव डलवाने पहुंची थी। हालांकि उमा का ये कहना है कि वो नागपुर एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची थी। हालांकि उमा भारती ने मीडिया को चिट्ठी लिखकर ऐसी खबरों का खंडन किया। उन्होंने राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखने की बात को नकारा है। साथ ही ये भी कहा है कि उन्होंने कभी भोपाल से चुनाव लड़ने की बात नहीं की। उमा भारती ने कहा है कि मीडिया में चल रही खबरें बेबुनियाद हैं। कांग्रेस ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा है। कांग्रेस प्रवक्ता शक्ति सिंह ने कहा कि मोदी ने लोगों को मरवाने का काम किया, इसलिए उन्हें मौत का सौदागर नहीं तो और क्या कहा जाए। पहले राम के सेवकों को जलाया या जलने दिया, फिर रहीम के बंदों को मरवाया, उसको मौत का सौदागर नहीं तो आप क्या कह सकते हो। शिवसेना ने यूपी में नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह के खिलाफ उम्मीदवार उतारने की खबर को गलत बताया है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने ट्वीट कर कहा है कि शिवसेना मोदी और राजनाथ के खिलाफ उम्मीदवार नहीं देगी। हालांकि शिवसेना के यूपी प्रदेश अध्यक्ष उदय पांडे ने कहा कि मोदी और राजनाथ सिंह के खिलाफ उम्मीदवार तय हो चुके हैं, लेकिन शिवसेना मुख्यालय से संदेश आया कि वाराणसी लखनऊ में प्रत्याशी नहीं दे रहे। लखनऊ से मैंने अपना स्वयं नाम भेजा था और वाराणसी से अजय चौबे जी का नाम भेजा था। इस तरह से सभी सीटों पे हमने मांगा था, लेकिन मुझे अभी भी ये जानकारी मिली है कि शायद वो वाराणसी से और लखनऊ से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है कि मोदी और राजनाथ के खिलाफ पार्टी भले ही उम्मीदवार नहीं उतारेगी, लेकिन यूपी में 20 और बिहार में 5 सीटों पर शिवसेना चुनाव लड़ेगी। हमने इतना ही ऐलान किया है कि महाराष्ट्र के बाहर शिवसेना चुनाव लड़ेगी। क्यों नहीं लड़ेगी? महाराष्ट्र में जरूर हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उसका मतलब ये नहीं कि हम राज्य के बाहर चुनाव नहीं लड़ेंगे। कहा जा रहा है कि बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए शिवसेना ने नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह के खिलाफ उम्मीदवार देने की पहले बात की और फिर प्रतिबार कहे। दरअसल शिवसेना ये जताना चाहती है कि वो जो चाहे बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती है। पौड़ी से सांसद सतपाल महाराज ने एकाएक कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। सतपाल महाराज के इस्तीफे से सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। इस्तीफे के फौरन बाद सतपाल ने बीजेपी का दामन थाम लिया। सतपाल महाराज पार्टी में अपनी अनदेखी से नाराज चल रहे थे। टिकट बंटवारे को लेकर भी उन्हें और उनके आरोपियों को किनारा किए जाने के संकेत मिल रहे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री पद के लिए भी उनके नाम पर विचार नहीं किया गया। सीएम हरीश रावत से भी सतपाल महाराज की अनबन चल रही थी। हाल ही में हरीश रावत ने उत्तराखंड की पौड़ी सीट को लेकर हार के कयास लगाए थे। इससे भी सतपाल महाराज नाराज चल रहे थे। उधर दिल्ली से देहरादून पहुंचने के बाद उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत ने सतपाल महाराज पर निशाना साधा। हरीश रावत ने कहा कि सतपाल महाराज अति महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन इससे कांग्रेस सरकार को कोई खतरा नहीं। हाईकमान से निवेदन कर रहे हैं कि जरूरत था उम्मीदवार देर में करवा दीजिए, क्योंकि हम इधर आपदा के कामों को पर से ध्यान हट जाएगा तो ठीक तरीके से यात्रा संचालित नहीं हो पाएगी। और दूसरी तरफ हमारे भाई हैं कि वो उन्होंने अपनी पर्सनल कुंदक लेकर के कहीं और पत्तल उठाने चल दिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। समाजवादी पार्टी ने उन्हें राजस्थान के जालौर से लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार भी बनाया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले एनके सिंह ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। उन्हें जेडीयू ने फिर से राज्यसभा नहीं भेजा था, जिससे वो नाराज चल रहे हैं। खबर है कि एनके सिंह बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। कांग्रेस ने 26 उम्मीदवारों की अपनी 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को अरुण जेटली के खिलाफ अमृतसर से टिकट दिया गया है, जबकि आनंदपुर साहिब से अंबिका सोनी को मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस ने अब तक वाराणसी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ उम्मीदवार तय नहीं किया है। इस बीच सूत्रों से खबर यह है कि पार्टी महासचिव दिग्विजय सिंह मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना नहीं चाहते। दरअसल कांग्रेस उन्हें वाराणसी से ही लड़वाना चाहती। सुरेश कलमाड़ी आज फैसला करेंगे कि वो पुणे से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले में घिरे कलमाड़ी का टिकट कांग्रेस ने काट दिया है। कलमाड़ी ने कहा है कि उन्हें बीजेपी छोड़कर कई पार्टियों से चुनाव लड़ने का ऑफर मिला है।
पटना साहिब से बीजेपी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने पर्चा दाखिल किया। इससे पहले उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा था। उन्हें काले झंडे दिखाए गए, जिस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और प्रदर्शनकारियों में जमकर भिड़ंत हुई। दरअसल शत्रुघ्न सिन्हा जब नामांकन दाखिल करने जा रहे थे, तभी उनके विरोध में कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाए। शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थकों ने इन प्रदर्शनकारियों को घेर लिया और फिर इनकी पिटाई शुरू कर दी। काफी देर तक सड़क पर हंगामा होता रहा। डॉक्टर गिरिजा व्यास आज चित्तौड़गढ़ से लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगी। कांग्रेस दफ्तर से गिरिजा व्यास कलेक्ट्रेट के लिए रवाना होंगी। इसके अलावा बीजेपी के 2 उत्तर पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार मनोज कुमार तिवारी भी आज के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके पहले नई दिल्ली सीट से किस्मत आजमा रहे 2 दिग्गजों ने अपना नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस कैंडिडेट अजय माकन और बीजेपी की मीनाक्षी लेखी ने इस सीट से पर्चा भरा। यहां से आम आदमी पार्टी ने आशीष खेतान को टिकट दिया है। नई दिल्ली सीट से पर्चा दाखिल करने जा रही बीजेपी कैंडिडेट मीनाक्षी लेखी ने ट्रैफिक रूल्स की जमकर धज्जियां उड़ाई। मीनाक्षी लेखी एक खुली जीप में नामांकन करने पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने सीट बेल्ट भी नहीं लगा रखी। चांदनी चौक सीट से चुनाव लड़ रहे 2 दिग्गजों ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। दिल्ली बीजेपी से प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट आशुतोष ने पर्चा भरा। यहां से कांग्रेस के टिकट पर कपिल सिब्बल मैदान में हैं। ईस्ट दिल्ली से कांग्रेस कैंडिडेट संदीप दीक्षित ने पर्चा दाखिल किया। इस सीट से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट और महात्मा गांधी के पोते राजमोहन गांधी ने भी पर्चा भरा। बीजेपी के महेंद्र गिरी इन दोनों दिग्गजों को टक्कर देंगे। वेस्ट दिल्ली सीट के 2 दिग्गजों ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। बीजेपी कैंडिडेट और पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा ने पर्चा भरा, तो दूसरी ओर कांग्रेस के दिग्गज नेता महाबल मिश्रा ने भी नामांकन किया। इसी सीट से 8 के टिकट पर जर्नैल सिंह मैदान में हैं। दिल्ली की नजरें नॉर्थ वेस्ट सीट पर भी टिकी है। यहां से बीजेपी के टिकट पर उदित राज मैदान में है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने राखी बिरलान को उम्मीदवार बनाया है। दोनों ने नामांकन दाखिल कर दिया। कांग्रेस कैंडिडेट कृष्णा तीरथ इन दोनों नेताओं को टक्कर दी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद सीट पर गहमागहमी तेज हो गई है। यहां से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे पूर्व आर्मी चीफ वीके सिंह ने पर्चा भरा है, तो वहीं आप कैंडिडेट शाजिया अलमी ने भी नामांकन दाखिल किया है। यहां से कांग्रेस कैंडिडेट राज बब्बर चुनाव मैदान में है। यूपी की कैराना सीट से बीजेपी कैंडिडेट हुकुम सिंह ने पर्चा भरा। हुकुम सिंह पर मुजफ्फरनगर में हिंसा भड़काने के आरोप है। पर्चा भरने पहुंचे हुकुम सिंह के साथ मुजफ्फरनगर हिंसा के एक और आरोपी बीजेपी विधायक सुरेश राणा भी मौजूद थे। आरएलडी के टिकट पर बिजनौर से चुनाव लड़ रही अभिनेत्री और सांसद जयप्रदा ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। पर्चा भरने पहुंची जया की एक झलक पाने के लिए कलेक्ट्रेट में लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मेरठ से कांग्रेस उम्मीदवार नगमा नामांकन नहीं भर पाई। दरअसल उनके कागजात पूरे नहीं होने की वजह से नामांकन नहीं हो पाया। नामांकन नहीं होने से कार्यकर्ता भड़क गए और मजिस्ट्रेट ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने लगे। चंडीगढ़ सीट से अभिनेत्री और बीजेपी कैंडिडेट किरण खेर ने नामांकन दाखिल किया। किरण के साथ उनके पति अनुपम खेर भी मौजूद थे। इस सीट पर किरण खेर का मुकाबला कांग्रेस के पवन बंसल और आम आदमी पार्टी की गुलपनाग से है। चंडीगढ़ से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गुलपनाग ने लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। पार्टी से पहले इस सीट से जसपाल भट्टी की पत्नी कविता भट्टी को टिकट दिया गया था, लेकिन उनके टिकट लौटाने के बाद गुलपनाग को टिकट दिया गया। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट से केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस कैंडिडेट कमलनाथ ने पर्चा दाखिल किया है। कमलनाथ इस सीट से 8 बार चुनाव जीत चुके हैं। इस बार कमलनाथ का मुकाबला बीजेपी कैंडिडेट चंद्रभान सिंह से है। पीलीभीत से बीजेपी कैंडिडेट मेनका गांधी ने नामांकन दाखिल किया। बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ मेनका नामांकन दाखिल करने पहुंची थी। इस सीट पर मेनका का मुकाबला एसपी कैंडिडेट बृद्धसेन वर्मा से। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने भी नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस ने जोगी को महासमुंद सीट से टिकट दिया है। हालांकि अजीत जोगी को यहां से टिकट दिए जाने का विरोध करते हुए कांग्रेस नेता मोतीलाल साहू ने इस्तीफा तक दे दिया है। इन्फोसिस के सह संस्थापक और दक्षिणी बेंगलुरु से कांग्रेस कैंडिडेट नंदन नीलेकणी ने नामांकन दाखिल किया। इस सीट पर नंदन नीलेकणी का मुकाबला बीजेपी नेता अनंत कुमार से। नागपुर से 7 बार सांसद रह चुके कांग्रेस नेता विलासराव मोतेवार ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले उनके समर्थकों ने बैंड बाजे के साथ मार्च भी किया। और चलिए अगली खबरों की रुख करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने 2 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी की अवध क्षेत्र की संयोजक अरुणा सिंह और हरदोई के पार्टी कोषाध्यक्ष अशोक कुमार को निष्कासित कर दिया है। इन पर टिकट दिलवाने के लिए पैसे मांगने का आरोप है।
किए हैं। पार्टी ने असम से 2, छत्तीसगढ़ से 3, गुजरात से 3, कर्नाटक से 15, केरल से 1, महाराष्ट्र से 2, उड़ीसा से 1 और पश्चिम बंगाल से 3 कैंडिडेट के नाम इस लिस्ट में शामिल किए हैं। पैसे मांगने के आरोप में भले ही केजरीवाल ने 2 नेताओं को पार्टी से निकाला, लेकिन ऐसे ही आरोप से घिरे विधायक और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से उम्मीदवार राखी बिरलान पर कार्रवाई नहीं की है। केजरीवाल ने कहा कि हमने जांच की है और उन पर लगे आरोप गलत था। राखी बिरला पे भी आरोप था 7 लाख रुपए प्रचार के लिए, वो हमने चेक कर लिया, वो सब वो ठीक नहीं, वो गलत है। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता महेंद्र सिंह ने राखी बिरलान पर 7 लाख रुपए मांगने के आरोप लगाए थे और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से भी ये टिकट को वापस कर दिया था। आरोपों को दरकिनार करते हुए आम आदमी पार्टी ने राखी को ही यहां से उम्मीदवार बना दिया है। सिंगर रेमो फर्नांडिस ने आम आदमी पार्टी से नाता तोड़ लिया है। कुछ समय पहले ही वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। रेमो ने कहा कि वो सियासत के चलते संगीत को समय नहीं दे पा रहे, इसलिए पार्टी छोड़ने का फैसला किया। अमेरिका के एक कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को 7 अप्रैल तक पासपोर्ट की कॉपी जमा करने का आदेश दिया है, ताकि ये साफ हो सके कि पिछले साल 2 सितंबर से 9 सितंबर के बीच वो अमेरिका में थी या नहीं। दरअसल सोनिया गांधी ने न्यूयॉर्क के कोर्ट में अर्जी लगाकर सिख विरोधी दंगे से जुड़े मामले को खारिज करने की मांग की थी। अर्जी में कहा गया था कि उन्हें इस मामले में कोई समन नहीं मिला था, क्योंकि वो उस वक्त अमेरिका में थी ही नहीं। शिरडी से शिवसेना के लोकसभा उम्मीदवार बब्बन राव घोलाप और उनकी पत्नी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार दिया गया है। दोनों को 3 साल की सजा सुनाई गई है, साथ ही 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे से मिलकर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की सुरक्षा पुख्ता करने की मांग की। बीजेपी के कुछ नेताओं पर आतंकी हमले की आशंका की खुफिया रिपोर्ट आई। काफी नानुकुर के बाद कानपुर से चुनाव लड़ने को राजी हुए बीजेपी कैंडिडेट मुरली मनोहर जोशी ने चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है। कानपुर पहुंचे जोशी का उनके समर्थकों ने यहां भव्य स्वागत किया। बिहार के आरा से बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय गृह सचिव आर.के. सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी के 2 गुटों के बीच जमकर हंगामा हुआ। विरोधी पक्ष के लोग खुद को दरकिनार किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। योग गुरु बाबा रामदेव 23 मार्च को योग महोत्सव का आयोजन करने जा रहे हैं। वो दिल्ली के रामलीला मैदान में योग करेंगे और देश भर में इसी तरह का आयोजन होगा। उनका दावा है कि एक साथ 1 करोड़ लोग रविवार को 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक योग करेंगे। बाबा रामदेव ने कहा कि 23 मार्च को योग महोत्सव में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी भी शरीक होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी योग महोत्सव में आए तो उनका भी स्वागत है। गुरुवार को इंडिया न्यूज के शो किस्सा कुर्सी का में तोड़फोड़ करने के मामले में गाजियाबाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। साथ ही पुलिस ने इंडिया न्यूज से वीडियो मांगे हैं ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। दरअसल गुरुवार को गाजियाबाद में यूपी सरकार में मंत्री राकेश यादव के समर्थकों ने इंडिया न्यूज की टीम पर हमला किया था। राकेश की शह पर उनके समर्थकों ने इंडिया न्यूज के भी किस्सा कुर्सी को रोक दिया और तोड़फोड़ की। साथ ही शो के एंकर राशिद हाशमी और अन्य कर्मचारियों से मारपीट भी की। इंडिया न्यूज के शो से समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी की कांग्रेस ने निंदा की है। कांग्रेस प्रवक्ता और गाजियाबाद से उम्मीदवार राज बब्बर ने कहा है कि चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत दुर्भाग्य की बात है, पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं है और इसमें सरकार जो है अक्षम नजर आती है। संजय दत्त आज किसी भी वक्त सरेंडर कर सकते हैं। संजय ने अपनी पत्नी मान्यता की तबीयत खराब होने का हवाला देकर पैरोल की मांग की थी। 1 महीने की अवधि 21 फरवरी को खत्म हो रही थी, लेकिन संजय के पैरोल की अवधि को महाराष्ट्र सरकार ने 30 दिनों के लिए और बढ़ा दिया। चर्चित समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट में पंचकुला की विशेष एनआईए कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इस मामले में मुख्य आरोपी स्वामी असीमानंद समेत सभी आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी। कोर्ट इस मामले की सुनवाई 2 बजे करेगा। मुंबई के टेलीफोन ऑपरेटर गैंगरेप मामले में सेशन कोर्ट ने सभी 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। महिला टेलीफोन ऑपरेटर के साथ जून 2013 में शक्ति मिल कंपाउंड में गैंगरेप किया गया था। इसके पहले कोर्ट ने 4 आरोपियों सिराज खान, सलीम अंसारी, मोहम्मद कासिम और विजय जाधव को दोषी करार दिया। शक्ति मिल कंपाउंड में ही महिला फोटो पत्रकार के साथ गैंगरेप के मामले में कोर्ट ने फैसला 24 मार्च तक टाल दिया है। इस मामले में भी 4 आरोपियों को कोर्ट ने गुरुवार को दोषी करार दिया था। इंदौर में कांग्रेस विधायक की दबंगई भरी तस्वीर सामने आई है। विधायक के सामने उनके गुर्गों ने टोल प्लाजा पर जमकर बवाल किया। सीसीटीवी में आप तस्वीरें देख सकते हैं कि
किस तरीके से विधायक सुरेंद्र सिंह का बबल भी इस फुटेज में दिखाई दे रहा है। इंदौर के माननपुर की तस्वीर है ये। टोल नाके पर टैक्स देने को लेकर ये विवाद शुरू हुआ। विधायक सुरेंद्र सिंह बघेल ने आरोप लगाया है कि उन पर लाठी डंडे के साथ हमला किया गया, लेकिन तस्वीरें ठीक इसके उलट बयां कर रही हैं। लेबर मानपुर टोल नाके पर हुए इस वाकये के बाद विधायक ने शिकायत दर्ज करवाई। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने बिना देर किए 4 टोल कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले में सच्चाई क्या है, यह तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। गाजियाबाद में डीएम दफ्तर के पास चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद बदमाश भागते हुए डीएम दफ्तर में घुस गए। काफी देर के बाद पुलिस इनकी तलाश करती रही, लेकिन बदमाशों की पिस्तौल और बाइक के सिवा उनके हाथ कुछ नहीं लगा। यूपी के ग्रेटर नोएडा में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े मुकेश शर्मा नाम के प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगने से मुकेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मुकेश के साथी लोकेश को गोली छूकर निकल गई। लोगों के मुताबिक जमीन विवाद के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। झारखंड की बोकारो पुलिस ने जंगल से 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए नक्सलियों के पास से अवैध हथियार और कई कारतूस बरामद हुए हैं। राजस्थान के टोंक जिले में भीषण नाव हादसा हुआ है। यहां बिलासपुर डैम में नाव पलट जाने से 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। बताया जा रहा है कि नाव में करीब 21 लोग सवार थे, जिनमें से 10 महिलाओं के शव डैम से बरामद किए गए हैं। हादसे की जांच की जा रही है। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में बदमाशों ने घर में घुसकर एक महिला की हत्या कर दी। महिला के साथ उसके मासूम बच्चे पर भी चाकुओं से हमला किया गया। मासूम की हालत गंभीर बनी हुई। साउथ दिल्ली के पौष इलाके गुलमोहर पार्क में खुदाई के दौरान 2 नरकंकाल मिलने से सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि नरकंकाल काफी पुराने हैं। नरकंकालों को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। आज से उत्तराखंड महोत्सव 2014 की शुरुआत हो रही है। उत्तराखंड परिषद की ओर से इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह महोत्सव 9 दिनों तक चलेगा, जिसका समापन 30 मार्च को। शिरडी में रंग पंचमी होली में साईं भक्तों ने जमकर रंग उड़ाया। इस मौके पर साईं बाबा की स्वर्ण यात्रा भी निकाली गई।